कमरे के बाहर चंद लम्हे खड़े रहने के बाद हादी ने एक गहरा सांस लिया। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ ना आई। इसने खुद ही हैंडल घुमाया और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। फूलों से सजा हुआ बिस्तर, मध्यम रोशनी, और इस बिस्तर के किनारे पर मैरब खामोशी से बैठी थी। सुर्ख जोड़े में मलबूस, सर पर दोपट्टा, झपकी हुई नजरें, और हाथ एक दूसरे में मजबूती से जुड़े हुए। हादी की नज़र इस पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए उसके कदम वहीं रुक गए। अगले ही लम्हे इसके जहन में एक और मंजर उभर आया। उसी तरह सजा हुआ कमरा, उसी तरह फूलों से आरास्ता बिस्तर, और इस पर एतिमाद से बैठी माहनूर। वो लम्हा एक बिजली की तरह इसके जहन से गुजरा। इसने फौरन आँखें बंद करके गहरा सांस लिया। नहीं, उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, ये मैरब है, ये माहनूर नहीं। उसने अपने मुंतशिर ख्यालात को समेटा, गला साफ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया, और मुनासिब फासले पर खड़े होकर बोला, अस्सलामु अलैकुम। मैरब ने आहिस्ता से सर उठाया। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ धीमी मगर पुरसकून थी। चंद लम्हे खामोशी रही। हादी ने महसूस किया कि खामोशी बूझ बनती जा रही है। आखिर उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैरब ने खामोशी से दोपट्टे की ओर सेस की तरफ देखा। हादी की नज़रें ज़मीन पर थीं। मुझे यकीन है आपको मेरे बारे में बहुत कुछ बताया गया होगा। वो चंद लम्हे रुका, फिर धीरे से बोला, मेरी पहली शादी, अलामत वावन वक्फताम, और माहनूर के बारे में भी। मैरब ने बहुत हल्के से सर हिला दिया। जी। हादी ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, और न ही कोई ऐसा वादा करना चाहता हूँ जिसे अभी निभा ना सकूँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मुझे वक्त चाहिए, बहुत वक्त, आपको कबूल करने के लिए नहीं। वो फौरन रुका और सर उठाकर पहली बार मैरब के घूंघट में झुके हुए सर की तरफ देखा, बल्कि खुद को संभालने के लिए। आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा है, इसने खुद को मलामत करते हुए कहा। मैंने एक गलत इंसान पर अंधा एतिमाद किया, और इस एतिमाद की कीमत अभी तक अदा कर रहा हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत शर्मिंदगी से बोला, शायद मैंने एक और जल्दबाजी भी कर दी। जब मैं ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार नहीं था, तब दूसरी शादी कर ली। अगर इस वजह से आपको कभी तकलीफ़ पहुंची, तो इसका ज़िम्मेदार भी सिर्फ मैं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी के ज़ख्मों की सज़ा आपको मिले। मैरब शुरू से आखिर तक खामोशी से इसकी बात सुनती रही। वो दोपट्टे सेस के वजही मगर परेशान चेहरे पर नज़रें जमाए बैठी थी। इसके जहन में अपने वालिद का चेहरा आया, एक ऐसा मर्द जिसकी गुफ्तगू में हुक्म होता था, जिसके लहजे में सख्ती होती थी, जो औरत की बात पूरी सुनना भी ज़रूरी नहीं समझता था। फिर इसने सामने खड़े हादी को देखा। वो नज़रें झुकाए, शर्मिंदगी से अपनी बात कह रहा था। ना आवाज़ बुलंद थी, ना गुरूर, ना मर्द होने की बरतरी, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान, जो एक बेकसूर औरत के साथ इंसाफ करना चाहता था। मैरब के दिल में इसके लिए तरस नहीं, बल्कि एहतिराम पैदा हुआ। इसने आहिस्ता से सर उठाया, और खुद अपने हाथों से अपना घूंघट पलट दिया। इसकी सब्ज़ आँखें पहली बार पूरी तरह हादी से मिलीं। हादी इतना बेपनाह हुस्न देखकर एक लम्हे के लिए दंग रह गया और अपने अल्फाज भूल गया। वो निहायत नरम लहजे में बोली, अब जितना चाहें वक्त ले लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है आयशा नूर, आप जितना चाहें वक्त ले लीजिए, बस इतना ही, ना कोई शिकवा, ना कोई सवाल, ना कोई मुतालबा। वो आहिस्ता से उठी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हादी ने सिर्फ सर हिला दिया। मैरब वाशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई। सुर्ख रूसी लिबास की जगह हल्के करीम रंग का सादा लिबास था। दोपट्टा तरतीब से ओढ़ा हुआ, चेहरा धुला हुआ, और बनावट से बिल्कुल पाक। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हादी की नज़र बेख्तियार उसकी तरफ उठ गई। वो वाकई गैर मामूली हसीन थी। बगैर किसी जेवर और मेकअप के भी इसके चेहरे में ऐसी ताजगी थी जैसे सुबह की पहली रोशनी। हादी चंद लम्हे खामोश उसे देखता रहा। उसके दिल में अजीब सा एहसास जागा, तरस, इस लड़की पर जो जिंदगी से भरपूर थी, जिसकी आंखों में अभी भी मासूमियत बाकी थी, और जिसके नसीब में एक बढ़ता हुआ मर्द आया था, जिस का दिल पहले ही टूट चुका था। हादी ने धीरे से कहा, मैरब। वो रुक गई। जी। हादी ने नजरें झुका लीं। आप मुझे डेजरू नहीं करती थीं। आपको ऐसा शौहर मिलना चाहिए था, आपको एक मुकम्मल जिंदगी देता। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट दर्द से भरी हुई थी। और आपके हिस्से में मैं आ गया।
मेहरब ने खामोशी से इसकी बात सुनी, फिर बहुत आहिस्ता बोली, मुझे अपने वालिदैन के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। बस यही एक जुमला। इसके बाद वो खामोश हो गई। हादी ने सर हिला दिया। ठीक है, आप आराम से सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। इसने मेज़ पर रखा सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया और बगैर कुछ कहे बालकोनी की तरफ चला गया। मेहरब खामोश खड़ी इसकी पुश्त को देखती रही। इसने सोचा था, शायद वो इससे कुछ और कहेगा, शायद एक मुस्कुराहट या कम अज़ कम एक रस्मी बात, मगर वो खामोशी से बाहर चला गया। बालकोनी में खड़ा हादी दूर अंधेरे में देखते हुए सिगरेट सलगा चुका था। धुएं के मुरगुले फिजा में तहलील हो रहे थे और कमरे के अंदर मेहरब खामोशी से अपने बिस्तर के किनारे बैठ गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर तकरीबन सब मौजूद थे। हारिस, ज़ैनब, सबा, हया और हादी। हया मुसलसल इससे आहिस्ता आहिस्ता बातें किए जा रही थी ताकि वो घबराहट महसूस ना करे, मगर मेहरब की नज़रें ज़्यादातर अपनी प्लेट पर ही रहीं। हादी भी हसबे मामूल खामोश बैठा नाश्ता कर रहा था। इतने में हारिस के मोबाइल की घंटी बजी। इसने स्क्रीन पर नज़र डाली। कॉल महानूर कैबू की थी। हारिस ने फ़ोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम चचा जान। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज़ आई। सलाम की ज़रूरत नहीं, यह तुम लोगों ने किया है। हमारी बेटी जिंदा है और तुम लोगों ने हादी की दूसरी शादी भी कर दी। ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। कमरे में खामोशी छा गई। हारिस ने पुरसुकून लहजे में कहा, चचा जान आप सुकून से मेरी बात सुन लीजिए। ये बातें फ़ोन पर करने के बजाय बैठकर करना बेहतर होगा। मगर दूसरी तरफ गुस्सा कम ना हुआ। नहीं, अब बात सामने बैठकर नहीं होगी। हम अपना हक लेंगे। तुम्हारी वजह से महानूर अस्पताल में पड़ी है। हारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत संजीदगी से बोला, मुझे इसकी तबीयत का अफसोस है। वो अस्पताल से घर आ जाए, फिर मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जो भी बात होगी सामने बैठकर करेंगे। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। हादी ने खामोशी से पूछा, किसका फ़ोन था भाई? हारिस ने मुख्तसर जवाब दिया, महानूर के अब्बू का। कह रहे थे महानूर अस्पताल में है। हादी ने एक लम्हे के लिए चम्मच रोक दिया। इसके चेहरे पर कोई वाज़ेह तासुर न आया। वो खामोशी से दोबारा नाश्ते की तरफ मुतवज्जह रहा। उसी दौरान इसकी नज़र बेख्तियार मेहरब की तरफ उठी। वो सर झुकाए खामोशी से नाश्ता कर रही थी। इसने न गुफ्तगू में हिस्सा लिया, न किसी के चेहरे के तासुरात जानने की कोशिश की। हादी ने एक लम्हा उसे देखा, फिर नज़रें हटा लीं। नाश्ता ख़त्म हुआ तो वो उठकर दफ्तर जाने लगा। हारिस ने उसे आवाज़ दी, हादी। वो रुक गया। आज छुट्टी कर लो, कम अज़ कम आज का दिन घर पर रहो, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो। हादी ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, मुआफ़ कीजिए भाई, काम पर जाना मेरे लिए आसान है, घर में बैठना नहीं। हारिस ने उसकी कैफियत समझ ली। इसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अल्लाह आसानी करे। हादी ने खामोशी से सर हिलाया, गाड़ी की चाबी उठाई और दफ्तर के लिए रवाना हो गया, जबकि मेहरब दरवाजे के करीब खड़ी खामोश निगाहों से उसे जाता हुआ देखती रही। आयशा नूर शाम ढल चुकी थी। हादी दफ्तर से वापस आया तो घर में एक अजीब सा सुकून था। हया और जुर्गाम जा चुके थे। ज़ैनब किचन में थीं और हारिस अपने कमरे में। हानिया और हाजिर ड्राइंग रूम में खेल रहे थे। हादी ने बैग एक तरफ रखा और सीधा बच्चों के पास जा बैठा। चलो देखें आज कौन जीतेगा। हाजिर खुशी से इसकी गर्दन से लपट गया। चचू, आज मैं आपको हरा दूंगा। हानिया भी हंसती हुई इसके पास आ बैठी। काफ़ी देर तक वो इन्हीं दोनों के साथ खेलता रहा। बरसों बाद शायद यही दो बच्चे थे जिनके साथ रहकर वो चंद लम्हों के लिए अपने दिख भूल जाता था। इतने में छन छन चूड़ियों की मध्यम सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। हादी के हाथ खुद बखुद रुक गए। इसने चौंक कर सर उठाया। इस घर में हया के बाद किसी की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। हया को रंग बिरंगी चूड़ियों पहनने का बहुत शौक था। ज़ैनब ने कभी चूड़ियों पहनने की आदत नहीं अपनाई थी, और महानूर, इसने तो शायद कभी अपने हाथों में चूड़ियाँ सजाई ही नहीं थीं। छन छन आवाज़ फिर करीब आई। हादी ने बेइख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। मेहरब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर आ रही थी। सादा सफ़ेद लिबास, सर पर हल्का सा दोपट्टा, कमर से भी नीचे तक बिखरे हुए लंबे ब्राउन बाल, और हाथों में बारीक शीशे की सफ़ेद चूड़ियाँ जिनकी मध्यम श्रृंगार पूरे कमरे में एक अलग ही कैफियत पैदा कर रही थी। वो दोनों हाथों से ट्रे जिसमें पानी का ग्लास और चाय का कप रखा था संभाले एहतियात से चल रही थी। हादी चंद लम्हों के लिए उसे देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो।
मैरब करीब आई, टेबल पर ट्रे रख दी, फिर नजरें झुकाए आहिस्ता से बोली, अस्सलामु अलैकुम। हादी ने जैसे खुद को ख्यालों से बाहर निकाला, एक गहरा सांस लिया। वालेकुम अस्सलाम। इसने पानी का गिलास उठाया और चंद घूंट पी लिए। उसी दौरान मैरब खामोशी से नीचे बैठ गई और इसके जूतों की तरफ हाथ बढ़ाया। हादी ने फौरन अपने पाँव पीछे खींच लिए। अरे, ये क्या कर रही हैं? मैरब ने मासूमियत से सर उठाया। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में हैरत थी। आप बाहर से आए हैं? मैं आपके जूते उतार रही हूँ। हादी ने फौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैरब ने सादगी से कहा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हमारे मर्द जब बाहर से घर आते हैं तो हम उनके जूते उतार देते हैं। इसके लहजे में बनावट नहीं थी, बस एक सादा सी आदत का जिक्र था। हादी चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर नरमी से बोला, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता। यहाँ औरत मर्द के जूतों को हाथ नहीं लगाती। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। मैरब ने हाथ खींच लिया। जी। वो खामोशी से खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर चली गई। हादी देर तक इसकी जाती हुई पुश्त को देखता रहा। इसके जहन में बेइख्तियार महानूर का ख्याल आया। इसने कभी उसे पानी का एक गिलास भी लाकर नहीं दिया था। चाय, खाना या कोई और चीज़ घर के मुलाजिम ही लेकर आते थे। हादी ने एक लंबी सांस ली, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसे दूसरा हैरानकिन मंजर मिला। इसके घर के कपड़े इस्त्री किए हुए तरतीब से बिस्तर पर रखे थे। घड़ी, रुमाल और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी अपनी अपनी जगह मौजूद थीं। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा इन्हीं देखता रहा, फिर कपड़े उठाए और वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद जब वो फरशा होकर बाहर निकला तो मैरब कमरे के एक कोने में खामोश बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। हादी आईने के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। आईने में इसे मैरब का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। वो सर झुकाए बैठी थी, फिर आहिस्ता से उसने सर उठाया। आईने में दोनों की नज़रें मिल गईं। हादी ने हल्के से भनवी उठाई, जैसे खामोशी से पूछ रहा हो, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैरब ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ज़ैनब भाभी कह रही थीं कि मैं कमरे में आ जाऊं। अब आ गई हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हादी के लबों पर बेइख्तियार एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद कई महीनों बाद इसने नज़रें आईने से हटाते हुए कहा, कुछ भी मत कीजिए, मैं वैसे भी बच्चों के पास जा रहा हूँ। आप भी आराम से बाहर आ जाएं, वहाँ सब बैठे हैं। मैरब ने फौरन सर हिला दिया। जी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। हादी चंद लम्हे आईने के सामने खामोश खड़ा रहा, फिर इसकी निगाह दरवाजे पर ठहर गई। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा ख्याल आया, ये लड़की अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपनी सादगी से दिल में उतर रही थी। आयशा से शाम की चाय हमेशा की तरह लॉन में रखी गई। हारिस को खली फिजा में चाय पीना पसंद था, इसलिए ज़ैनब ने मुलाजिमा से कहकर सारा इंतज़ाम लॉन में करवा दिया। चाय, बिस्किट, निम्को और हल्की फुल्की चीज़ें मेज़ पर सजा दी गईं। सब एक एक करके लॉन में आ गए। हाजिर अपने पसंदीदा फुटबॉल के साथ भागता हुआ आया। चचू, खेलेंगे? हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम खेलो, मैं यहीं हूँ। हाजिर कभी गिंद को लात मारता, कभी खुद इसके पीछे भागता। एक दो मर्तबा गिंद लुढ़कती हुई हादी के पास आ गई। हादी ने पाँव से गिंद रोककर हल्की सी ठोकर मारी। गिंद दोबारा हाजिर की तरफ चली गई। वाह! हाजिर खुशी से हंसता हुआ इसके पीछे दौड़ पड़ा। मैरब दोनों हाथों में चाय का कप थामे खामोश बैठी ये मंजर देख रही थी। इसकी नज़रें हाजिर पर थीं। वो बच्चों को खेलते देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा रही थी। हादी ने इत्तिफाकन 2-3 मर्तबा उसकी तरफ देखा। हर बार उसने मैरब को हाजिर को ही देखते पाया। ज़ैनब की भी ये बात नज़रों से ना बच सकी। वो हंसते हुए बोली, क्या बात है मैरब, तुम्हें भी बाल खेलनी है क्या? मैरब चौंक गई। इसने फौरन ज़ैनब की तरफ देखा, फिर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। जी, नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। मैरब दोबारा खामोशी से बैठ गई। चाय के बाद हारिस ने हादी को आवाज़ दी, ज़रा आओ, ऑफिस की एक दो बातें करनी हैं। दोनों लॉन के दूसरे किनारे की तरफ चलते हुए गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। इधर ज़ैनब ने मैरब से कहा, आओ थोड़ा बाग में टहलते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर चलने लगीं। ज़ैनब कभी घर की बात करती, कभी हाजिर और हानिया की शरारतें सुनाती। मैरब ज़्यादातर खामोश रहती, सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देती। रात का खाना भी सब ने इकट्ठे खाया। खाने के बाद मैरब अपने कमरे में आ गई।
हादी अभी तक नीचे हारिस के साथ बैठा था। कमरे में आकर वो चंद लम्हे यूं ही खड़ी रही, फिर सोचने लगी, अब क्या करूं। इसने अलमारी खोली, हर चीज़ निहायत तरतीब से रखी हुई थी। उसने एक एक शेल्फ देखी, कपड़े पहले ही सलीके से रखे थे। फिर वार्डरोब खोली, हादी के कपड़े भी इस्त्री किए हुए तरतीब से लटके थे। वो बेइख्तियार आह भरकर मुस्कुरा दी। हमारे घर में तो हर वक्त कोई ना कोई काम पड़ा रहता था, कभी कढ़ाई, कभी सिलाई, कभी घर का काम, यहाँ तो करने को कुछ भी नहीं। इसे अपनी मुँह याद आ गई। दिल में ख्याल आया काश अम्मी से बात हो जाती, इन्हें बता देती कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन क्या करती, ना इसके पास फ़ोन था और ना ही अम्मी के पास। वो खामोशी से कमरे में टहलने लगी। अचानक इसकी नज़र वार्डरोब पर पड़ी। इसने सोचा कल तो ये ऑफिस जाएंगे, उनके कपड़े पहले से निकाल देती हूँ। इसने बड़ी एहतियात से अगले दिन का सूट निकाला, बिस्तर पर तरतीब से रख दिया, ये सोचे बना कि उसी बिस्तर पे तो रात को सोना है और ऑफिस तो कल सुबह जाना है। फिर इसकी नज़र शूज़ रैक पर गई। वो झुककर जूते उठा लाई, साथ ही पॉलिश भी, और फर्श पर बैठकर पूरी दिलजमी से जूते चमकाने लगी। ये इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उनके घर में बहनें ही अपने वालिद और भाइयों के जूते साफ करती थीं। घर के मर्द चारपाई पर बैठते तो औरतें नीचे बैठकर उनसे बात करतीं। इसने कभी उसे अजीब नहीं समझा था, यही इसकी परवरिश थी। उसी वक्त हादी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में नज़र दौड़ाई, मैरब दिखाई ना दी। फिर इसकी नज़र वार्डरोब के पास फर्श पर बैठी मैरब पर पड़ी। वो पूरी तवज्जो से इसके जूते पॉलिश कर रही थी। हादी के कदम वहीं रुक गए। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। इसने झुककर फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हैं? हादी की आवाज़ मामूल से ऊंची थी। मैरब बुरी तरह घबरा गई। इसके हाथ से जूता और ब्रश दोनों नीचे गिर गए। वो खौफजदा होकर उसकी तरफ देखने लगी। हादी को फौरन एहसास हुआ कि वो डर गई है। इसका लहजा नरम हो गया। मेरा मतलब, ये क्यों कर रही हैं? मैरब ने धीरे से जवाब दिया, कोई काम नहीं था, बोर हो रही थी, तो सोचा आपके जूते पॉलिश कर दूं। हादी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने मुस्कुराहट छुपा ली। ये भी कोई काम है, कोई और काम कर लेती, टेलीविज़न देख लेती, या किसी से फ़ोन पर बात कर लेती, या कोई रिसाला ही पढ़ लेती। मैरब ने मासूमियत से कहा, टेलीविज़न में देखती नहीं, बातें किससे करती? मेरे पास मोबाइल नहीं है, और रिसाला भी नहीं था। हादी की हैरत छप ना सकी। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? मैरब ने नफ़ी में सर हिलाया। जी नहीं। हादी चंद लम्हे खामोश उसे देखता रहा। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज के दौर में भी कोई मोबाइल के बगैर रह सकता है। फिर इसने अचानक कहा, चलो तुम्हें मोबाइल ले देते हैं। मैरब घबरा गई। अभी मैं कैसे जाऊंगी? हादी हल्के से मुस्कुराया, जैसे सब जाते हैं। जाओ, हाथ धो कर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चंद मिनट बाद हादी गाड़ी के पास खड़ा था। इसने मुड़कर देखा। मैरब मुकम्मल सियाह अबाया पहने उसकी तरफ आ रही थी। सिर्फ इसकी सब्ज़ आँखें नज़र आ रही थीं। हादी इसे देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये क्या बनकर आ गई हो? मैरब रुक गई। जी, हादी ने हंसते हुए कहा, हमारे घर की औरतें भी पर्दा करती हैं, लेकिन ऐसा अबाया नहीं पहनती हैं। मैरब ने सादगी से जवाब दिया, हमने तो शुरू से यही पहना है, अम्मी, और हम सब बहनें भी। हादी ने सर हिलाया। अच्छी बात है। फिर एक नज़र उसे देखा और बोला, वैसे तुम अबाया में अच्छी लग रही हो। मैरब ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। हादी ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला। आओ, यहाँ बैठो। वो खामोशी से आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। बाजार की रोशनियाँ जगमगा रही थीं। हादी ने पहले एक अच्छी मोबाइल शॉप पर गाड़ी रोकी। मैरब ने आहिस्ता से कहा, सादा सा फ़ोन काफ़ी है। मगर हादी ने उसकी बात सुनी कर दी। उसने एक अच्छा मोबाइल मुंतखब किया, इसके साथ कॉर और चार्जर भी लिया। फिर इसे साथ लेकर दूसरी दुकानों पर गया। ज़रूरत की चंद और चीज़ें भी खरीदीं। मैरब हर चीज़ पर यही कहती रही, ये नहीं चाहिए, मेरे पास है, इतना काफ़ी है। लेकिन हादी सिर्फ इतना कहता, जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले लो। वक्त गुजरता गया। दोनों एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाते रहे। रास्ते में ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन खामोशी अब पहले जैसी अजनबी नहीं रही थी। हादी को खुद भी एहसास ना हुआ कि वो कब से बगैर किसी बूझ के उसके साथ चल रहा था। और मैरब खामोश कदमों से इसके साथ चलते हुए पहली मर्तबा दिल ही दिल में ये दुआ कर रही थी कि उसका शौहर सारी ज़िंदगी ऐसे ही इसका ख्याल रखे।
عائشہ نور آپ سب کے پرزور اصرار پر ویکینڈ کی خصوصی قسط پیش خدمت ہے۔ جو یہ قسط پڑھ کر خوش ہوا پلیز کمنٹ میں بتائیں۔ اور